सो हाय गाइस, व्हाट्स हैपनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू व्हाट्स हैपनिंग एक्सप्रेस। आज के वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो नेक्स्ट पैंडमिक को होने से रोक सकते हैं, और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेव वन कोरोना वायरस एंड वेव 2 कोरोना वायरस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब 2019 ख़त्म होने वाला था तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग एक ऐसे फेज़ में आ जाएंगे कि हम लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि 2020 बहुत अच्छा होगा, नया डिकेड शुरू हो रहा है एंड सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। हम लोग दूसरे साल में आ चुके हैं कोरोना वायरस जब से हमारी लाइफ में आया, और लाइफ पूरी तरीके से हॉल्ट पे आ चुकी है। मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर और कुछ फैक्ट्स के ऊपर जो कोरोना वायरस वेव 1 और वेव 2 में है। वायरस वेव 1 के बारे में पहले बताता हूँ मैं। जब वेव 1 इंडिया में आया, जब इंडिया के केसेस लगभग 500 थे, तभी इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था। बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दोज लॉकडाउन, इंडिया के केसेस बढ़ते गए, कैजुअलिटीज़ बढ़ती गई, और सितंबर अक्टूबर में कोरोना वायरस का वेव 1 वाज ऑन इट्स पीक। 97,000 और 98,000 ऑफिशियल डेटा आ रहे थे। इतने केसेस डेली आ रहे थे, कैजुअलिटीज़ वर अराउंड 1000। और उसके बाद धीरे करके केसेस कम होने शुरू हो गए। सबको ये लगा कि कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है। वेव 1 में एक और चीज़ था ध्यान देने की बात ये थी कि वेव 1 वाज वेरी मच डेंजरस टू ओल्डर पीपल। 45 के ऊपर जितने लोग थे उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। ये सब जानते हैं कि इसीलिए हमारा जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, इसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया गया, उसके बाद जो बूढ़े लोग थे जो 45 के ऊपर थे उनको दिया गया, ये सोचते हुए कि वायरस उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये डेटा हमारे पास उस समय था, और जितने भी यंग पॉपुलेशन थी उनको कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रहा था, मतलब केसेस नहीं आ रहे थे, और बहुत हद तक लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, बच्चों को भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये चीज़ पूरा चेंज हो जाता है। चेंज कब होता है? जब कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आता है। फरवरी तक सब कुछ सही चल रहा था, केसेस लगभग 10,000 के नीचे आ रहे थे, और अचानक से क्या होता है कि केसेस बढ़ जाते हैं धीरे, इट्स लाइक दिस, ये ऊपर ही जा रहा है। अब कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता। तो केसेस बढ़ने शुरू हो गए, और एक नए तरीके का म्यूटेशन आ गया वायरस में, डबल म्यूटेशन जिसको बोल रहे हैं इंडिया में, जिसको होम ग्रोन म्यूटेशन कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे म्यूटेशंस अभी फेमस हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन, ब्राज़ीलियन म्यूटेशन। तो ऐसे म्यूटेशन है जिसका इन्फेक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जो पहले वेव का जो इन्फेक्शन का रेट था वो थोड़ा कम था इससे, लेकिन सेकेंड वेव का इन्फेक्शन इज़ अराउंड 80 to 90% एज़ पर द डायरेक्टर ऑफ एम्स जिन्होंने मेंशन किया था। तो इतना ज़्यादा सेकेंड वेव में डिफरेंसेस आ चुका है। लेकिन एक ताज्जुब की बात यहाँ ये है कि कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव है ये डेंजरस है किसके लिए? सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं यंग पॉपुलेशन। यहाँ पे पूरी तरीके से उल्टा ही सीन हो गया। जो यंग पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा ये सब चीज़ अफेक्ट कर रहा है। ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं जो यंग पॉपुलेशन के हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट उनको मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके की चिंता की बात है कि ऐसा म्यूटेशंस हो रहा है। और एज़ पर द रिसर्च जो भी हो रहे हैं उसमें ये बातें कही गई हैं कि वायरस इज़ प्लानिंग सम एस्केप मैकेनिज्म टू डील विद ऑल दोज वैक्सीनेशन एंड एंटीबॉडीज़। तो एक तरीके का बहुत अजीब सा सीन चल रहा है वेव 1 और वेव 2 में। मैं बहुत लिमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको कि ताकि सबकी मेरी बातें सबको समझ में आ जाए। तो वेव 1 और वेव 2 में मेजर डिफरेंसेस यही था। तो अब यहाँ पे आया बात कि जब वैक्सीनेशन उस समय बने नहीं थे, लेकिन फिर भी केसेस कम हो रहे थे क्योंकि लोग सावधानी बरत रहे थे, और हमारे पास काफ़ी वक्त था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। बहुत ज़्यादा वक्त था। जब सितंबर अक्टूबर में केसेस कम होने शुरू हो गए, हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम था कि हम लोग अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे सिर्फ पूरा दुनिया का बर्डन वहीं पर आया हुआ। प्रॉब्लम तो होगा ना यार, इतना ज़्यादा जब मैन्युफैक्चरिंग होगा, और इंडिया जो कि वैक्सीनेशन मैत्री जो अभी एक चल रहा है प्रोसेस जिसके थ्रू सबको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जो भी गरीब देश हैं कोवैक्स के अंदर सबको वैक्सीनेशन सप्लाई की जा रही है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन हम इस वक्त में हम लोग क्या क्या कर सकते थे? वैक्सीनेशन की फैसिलिटी हम लोग बढ़ा सकते थे। ऑक्सीजन, जैसे आपने देखा अभी हाल फिलहाल में कि ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो चुका है, हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, लोग बिना ऑक्सीजन के मारे जा रहे हैं। इट इज़ रियली मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। क्या मतलब किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आजकल। हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। 6 महीने काफ़ी वक्त थे हमें ये सब चीज़ें सेटअप करने के लिए।
क्योंकि हमारे पास पहला एक्सपीरियंस था, पास्ट एक्सपीरियंस था। हाँ, कोविड के सेकंड वेव में हम लोग ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत मदद मिल रही है जो पहला पुराना एक्सपीरियंस है उससे डील करने में। लेकिन इस 6 महीने में हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। इनफैक्ट सब कोई जानता था कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। सबको पता था कि वेव 1 वेव 2 आ सकता है, वेव 3 आ सकता है। दुनिया में कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ वेव 3 और वेव 4 भी आ चुका है। बट हमारे पास काफ़ी समय था, 6-7 महीने थे कि हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर सकते थे। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस पार्ट, हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं ताकि आने वाले जो पैंडमिक हैं उससे हम लोग बचे रहें और लॉस ऑफ लाइफ ना हो। पहली बात, नो वन नोज़ कब पैंडमिक आएगा, क्योंकि जब इसके पहले जो पैंडमिक आया था 1918-1920 में, जब स्पेनिश फ्लू ने आके लगभग मिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन को साफ करके चला गया था, ये सोचो पहले आप कि 1918-1920 में ग्लोबलाइजेशन कहीं नहीं था, मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन कम थे, कल्चरल एक्सचेंजेस कम थे, कल्चरल प्रोडक्ट्स वहाँ पे कम जाते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत कम था, फिर भी इतने लोगों की जाने गई। एंड इसे कोइंसिडेंस ही बोलो या फिर क्या बोलो, एग्जैक्टली 100 साल के बाद फिर से एक नया पैंडमिक आता और हमारा मॉडर्न वर्ल्ड पूरी तरीके से हिल जाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामने इतना बड़ा चैलेंज आ जाता है कि यू नो वेरी वेल। सो कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं नेक्स्ट पैंडमिक से डील करने के लिए। सबसे पहला पार्ट, इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। 60% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वैक्सीन्स के यहाँ पे, लेकिन फिर भी आज के डेट में हमारे पास शॉर्टेज है। इंडिया वाज वन ऑफ द एक्सपोर्ट किंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स, बट एज ऑफ नाउ इंडिया इज़ गोइंग थ्रू द फेज ऑफ चेंज एंड इट इज़ नाउ इम्पोर्टिंग वैक्सीन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज़। रिसेंट एग्जाम्पल इज स्पुतनिक वी, फाइजर और मॉडर्ना जल्दी ही आ जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभी हाल में ही क्या हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट से 3000 करोड़ रुपए की डिमांड की कि आप मुझे इतने पैसे दो और मैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा हूँ। भारत बायोटेक ने 70 से 80 करोड़ रुपए की डिमांड की कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं भी नेक्स्ट प्लांट लगा लूँगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना बजट है टोटल इसको देने के लिए? 900 करोड़, मात्र 900 करोड़। एंड डिमांड देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि सैनिटेशन पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं बहुत ज़्यादा। चाइना में जब कोरोना वायरस आया था तो मैंने पहले ये बताया था कि आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन दिस। तो मैंने जब बताया था वीडियो में कि चाइना में जब कोरोना वायरस का ओरिजिन हुआ था तो वहाँ पे मास सैनिटेशन होता था खतरनाक लेवल पे, यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। ड्रोन से सैनिटेशन होता था, सैनिटाइज किया जाता था पूरे कंट्री को। एज ऑफ नाउ केसेस वहाँ बहुत कम आ रहे हैं, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। जो कंट्री ओरिजिन की कोरोना वायरस की वहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है कितने केसेस आ रहे हैं, मिनिमल नंबर एग्जैक्टली। क्योंकि चाइनीज़ का भी अपना ऑफिशियल डेटा तो रिलीज़ करेंगे नहीं कितने केसेस आए हैं कितने नहीं आए, सो वी कैन ओनली ट्रस्ट द डेटा दैट दे शो। तो सैनिटेशन पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मतलब आज की डेट पे साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बचा के रखेगी। हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं साइंस और टेक के ऊपर। तो मैक्सिमम रिसर्चेज एंड मैक्सिमम फंड्स शुड बी डिलीवर्ड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। फिर क्या हो सकता है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम लोग हॉस्पिटल के ऊपर इश्यूज़ रेस करेंगे उतना ज़्यादा लोगों की जानें बच सकेंगी। क्योंकि आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जब भी एक पैंडमिक आता है तो हॉस्पिटल सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है। तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी को लेकर, हाइजीन को लेकर एक मास अवेयरनेस चला सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, किस तरीके से हर चीज़ का प्रोडक्ट, हर चीज़ का मतलब इन्फॉर्मेशन हो सकता है। एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब भी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय प्रोडक्ट जो भी सैनिटाइज़र्स थे, मास्क थे, उसकी बहुत कमी हो गई थी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया था पूरी तरह। तो जैसा कि फर्स्ट वेव में हुआ था, जब कोरोना वायरस की वजह से लोगों को भूखे सोना पड़ा था, लोगों की भूख के मारे जान चली गई थी, जो गरीब लोग थे। तो प्रॉपर मदद होनी चाहिए उनकी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से मदद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कहने के लिए कुछ है और रियलिटी जब ग्राउंड रियलिटी जब होता है तो कुछ और ही बात है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, and do give your comments on this video also. And thank you so much. In the meantime of coronavirus, please be safe, please be happy, and take care. Bye bye.